हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद एम के गौतम में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने देखा होता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने लोग ने पढ़ा होगा और मेरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप नहीं देखे तो देख ले। आई होप आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना का समय चल रहा है, थोड़ा बेहतर तरीके से अपने आप को डील करिए और सही तरीके से रहिए। आज के इस वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आप जब वैदिक नाम ही सुनते हैं तो उसके बारे में आप कुछ पता चल जाता है। वैदिक मतलब वेद से वेद, कुछ भी शख्स या सभ्यता मतलब वैदिक जानकारी। जिस वैदिक सभ्यता में वेदों की जानकारी या संपूर्ण उन कालों के बारे में हमें जानकारी मिलती है या वेदों से संबंधित या उनके कालों के संबंधित जानकारी हमें उस वेद में मिलती है, वह वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना गया। इसमें दो काल में बांटा गया, जैसे कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल क्या है? पूर्व वैदिक काल वैसे काल है जिसमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। उस काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। जैसे कि हम उत्तर वैदिक सभ्यता की या उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल जिसमें ऋग्वेदी को छोड़कर तीनों वेद की जानकारी मिलती हो, वो उत्तर वैदिक सभ्यता या काल कहलाते हैं। सभ्यता और काल में कोई फर्क नहीं, सभ्यता और काल दोनों एक ही होता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेद की रचना आर्यों ने की थी। आर्य संस्कृत भाषा में उसने लिखा था, संस्कृत भाषा में वेदों को लिखा था। वेद का मतलब होता है जानना। वेद के संस्थापक आर्य थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में इनको लिखी थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता। अगर हम बात करें इस वेद की जानकारी की तो वेद का मतलब होता है कि जानना। तो आर्य जो इनके जो संस्थापक थे वो आर्य कौन थे? आर्य एक घुमंतु और खानाबदोश लोग थे जिनकी अपनी एक भाषा थी। उन्होंने इस भाषा को एक अपना स्तूप बनाया था और उस भाषा को लेकर अलग अलग जगह उन्होंने अपने निवास स्थान को किया, क्योंकि उसे घुमंतु कहा गया उन्होंने, इसलिए उन्हें एक जगह के लिए नहीं माना गया। जैसे कि इतिहासकार ने उन्हें अलग अलग प्रदेश में माना है। अगर हम आगे बात करें तो उन्हें लिपियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी एक अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए उन्होंने वेद की रचना की। वेदों को दो भागों में या संपूर्ण सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, जैसे कि श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य का मतलब होता है कि ब्राह्मण, आर्यक या उपनिषद के द्वारा लंबे समय तक उस वेद को चलाया जा पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको श्रुति साहित्य कहते हैं। ठीक है। स्मृति साहित्य का मतलब होता है कि मनुष्यों के द्वारा जो रचित वेद हो, जैसे कि वेदांग, सूत्र या ग्रंथ जो रचना की गई हो, उसको पीढ़ी तक पहुंचाना, उसको जो पहुंचाते हैं उसको हम स्मृति साहित्य या मनुष्य के द्वारा मनुष्य स्मृति के द्वारा मतलब मनुष्यों के द्वारा रचित की गई वो स्मृति साहित्य। वेदों का संकलन मतलब वेदों का जो संकलन मतलब एक तरह से अनुवाद होता है, उसका जो है कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास ने किया था। वेदों की संख्या 4 है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का मतलब होता है कि जिसमें वेदों की जानकारी के सहित मंत्रों का उच्चारण मिलता हो, उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को प्राचीन वेद भी कहते हैं। अगर हम सामवेद की बात करें तो साम का मतलब होता है सुर, जिसमें सुरों का उच्चारण हो, जिसमें 7 सुरों का उच्चारण हो, उसे सामवेद कहते हैं। जिसके लिए हम अब जानते होंगे कि 7 सुरों को भारत का जनक कहा गया है। ठीक है। तो ये जो सामवेद मतलब सुरों का, यजुर्वेद का मतलब होता है कि यज्ञ संबंधित वर्णन मिलता हो, उसे यजुर्वेद कहा गया है। अथर्ववेद का मतलब होता है कि अंतिम वेद। अथर्व जो है चौथा वेद है और सबसे अंतिम वेद, इसलिए इसे अंतिम वेद या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मवेद कहा जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता तो है ब्रह्मा की थी, इसलिए इसे ब्रह्मवेद क्या है। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी माना गया। अगर बात करें तो आर्य ने अपने आप को श्रेष्ठ करके उच्चारण किया, एक संबोधित किया कि हम एक श्रेष्ठ मतलब कि है। ठीक है। अगर हम इसके अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार हम देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान का क्षेत्र पश्चिम में, पूर्व में यमुना का क्षेत्र, उत्तर में हिमालय और यमुना नदी का समांतर दक्षिण तक,
मतलब इतने प्रदेशों तक इनका विस्तृत था। बाकी तो इसका पता नहीं है कि ये कहाँ के एक्चुअल में निवासी थे, क्योंकि जो पता लगाया गया मतलब मैक्स मूलर के द्वारा, तो पता लगा कि कुछ जो ऐसे मतलब कि आर्य थे जो ईरान में भी पाए गए, उसके अवशेष अफगानिस्तान में पाए गए, मतलब इन मेसोपोटामिया में भी पाए गए। तो इनके जो है अलग अलग जो प्रमाण है वो अलग अलग जगहों से मिलेंगे, इसलिए आर्य को घुमंतु कहा गया, मतलब घूमने वाला व्यक्ति, उनकी पर्सनल भाषा थी। ठीक है, अगर हम इसकी अगर बात करें तो इनके जो इतिहासकार है, जो इनके जो जानने वाले, उन्होंने कहा है कि संपूर्णानंद, जैसे कि कहा है उदयन संपूर्णानंद ने कि यह सप्त संधव प्रदेश या सभ्यता है। मतलब इसका मतलब होता है कि सिंधु सभ्यता को ही सदैव सभ्यता कहते हैं। जैसे मानना सप्त सभ्यता मतलब कि सिंधु सभ्यता में जो आर्य पहले मतलब आगमन किए, और चूंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और सरस्वती से 5 नदियों से मिलकर जो है एक सिंधु प्रदेश बनता है, इसलिए संपूर्णानंद ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आर्यों का आगमन पहले हुआ था। जैसे कि पेनका हाट ने कहा है कि यह जर्मनी में सबसे पहले आए थे, उनका वहां प्रमाण मिलता है। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की संस्थापक माना गया है, उन्होंने कहा यह तिब्बत से आए हुए आर्य थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, आपने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल, बाल का मतलब होता है कि बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव में यह आए हुए लोग हैं, वहां के निवासी है। गंगानाथ झा ने कहा कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए हुए लोग हैं। मैक्स मूलर ने कहा, यह रीड से मैक्स मूलर और रीड ने कहा कि यह मध्य प्रदेश से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना गया है वो मैक्स मूलर को ही माना गया है, क्योंकि M70 जो है अनुवांशिक एक सिद्धांत होता है, उनके द्वारा पता लगाया गया कि 40% ऐसे लोग थे जो दिल्ली के 35% लोग के हिंदी के जो है साक्ष्य जो है एक दूसरे से मिलते जुलते, इसलिए मध्य एशिया को सर्वमान्य माना गया, जिसके लिए जिसका जो प्रशंसा है या मूल निवासी के जो जिसने बात की है वो मैक्स मूलर को माना गया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है कि हिमाचल और विंध्याचल का जो प्रदेश क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, बर्मा ऋषि प्रदेश का मतलब होता है कि जो नदियों के किनारे जो बोगाट और सिंधु जो सभ्यता है कुछ नदियों के किनारे, वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश है। तो ज्यादा अगर माना जाए तो मैक्स मूलर रीड के द्वारा मध्य एशिया M70 के द्वारा यह सर्वमान्य तिथि मनाया गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य है वो मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया से आर्यों का जानकारी विशेषतर मिलता है। अगर हम जानकारी की बात करें तो हमने बताया कि आर्यों ने वेद की रचना की थी। वेद को बारे में बता दिया कि वेद को जानकारी के तौर पर बात करें तो साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर माना जाता है। अगर हम साहित्य स्रोत की बात करें तो जो साहित्य स्रोत वो होता है जो लिखित किताबों के द्वारा, ठीक है, लिखित किताबों के द्वारा या किसी चीज के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होती है, उसे साहित्य स्रोतों के आधार पर माना गया है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर कुछ बात करें तो पुरातात्विक मतलब होता है कि जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुरातात्विक साक्ष्य पर उन्हें उनका पता लगाया हुआ था, जिसके बारे में हमने बताया था कि अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग उनका मत दिया होता, तो वो पुरातात्विक स्रोत पर पूरा निर्भर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में अगर एक जानकारी हमसे मिली है कि बोराज कोई अभिलेख 1400 BC में मध्य एशिया में निर्माण कराया गया, जिसमें कुछ ऐसे मतलब कि देवताओं का जो साक्ष्य मिला वो हिंदू देवताओं से मिलते जुलते, जिससे इंद्र, मित्र, नसत्य या वरुण, ये जो जितने भी जो हिंदू के जो देवी देवता उनका साक्ष्य इनमें बोराज कोई अभिलेख में इनका मिला, जो 1400 BC मध्य एशिया में निर्माण की गई। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको आप दिमाग में एक बार रख लीजिए। जैसे कि हमने बताया पूर्व वैदिक काल, इसमें 2 भागों में हमने बताया है। जो अभी का जो सीरीज होगा वो वैदिक सभ्यता के जानकारी ऊपर निर्भर रहेगा, और जो अगला सीरीज आएगा उसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम उनको विस्तार से समझेंगे। जैसे कि हमने बताया कि पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक माना गया है।
उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक माना गया है। तो जो पूर्व वैदिक काल है वो क्या है? पूर्व वैदिक काल का मतलब होता है कि वो काल जिसमें ऋग्वैदिक संबंधित जानकारी हमें मिलती है वो पूर्व वैदिक काल कहलाता है, या पूर्व वैदिक सभ्यता कहलाता है, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसमें ऋग्वैदिक को छोड़ के तीनों वैदिक की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हम उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिनकी काल है 1000 BC से 6000 BC तक उनका समय या काल माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, जैसे कि पूर्व वैदिक काल को गौरिक मृत भांड या ओसीपी, ओसी का मतलब है ऑर्ग कलर्ड पोएट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो चित्री धूसर मृत भांड के नाम से जाना जाता है, जिससे प्रिंटेड ग्रे अवेयर के नाम से भी वेयर के नाम से जाना जाता है। इसको हम विस्तार से अगले वीडियो में, अगले सीरीज में हम इनको समझेंगे, क्योंकि हमने इनको 3 भाग में बताने की कोशिश की है, क्योंकि इसका जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, बोर ना हो, इसलिए हम इंटेनमेंट करा के सोचते हैं कि पढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, बात यह है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको किस बेहतर तरीके से समझाया जाए जिससे आपको यह पूरा चैप्टर आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, दुनिया में तो ऐसे है कि बहुत सारे YouTube चैनल या कोई भी ग्रुप होते हैं जिनमें बहुत सारे, हमने देखा कि जो इतने ग्रुप है, और मैं ऐसा एक चैनल बनाना या वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो हमको उसको जो है जितनी जल्दी होगी कोशिश उनको हल करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के साथ ही सोचेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम को बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर विस्तार से बताएं। तो इस आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि साहित्य स्रोत, मतलब हमने बताया कि वेदों से संबंधित या लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं किताबों के द्वारा, वो साहित्य स्रोत के आधार पर माना गया है। साहित्य के स्रोत के आधार पर वेद को जाना जाता है। वेद 4 प्रकार के हमने बताया है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को प्राचीन वेद भी कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 10,580 मंत्र, जिसमें 188 मंत्र को दोबारा उच्चारण किया गया। लगभग 10,442 मंत्र थे, इसमें 118 मंत्र को दोबारा उच्चारण किया गया। 10 मंडल, पहला मंडल से लेकर 10वां मंडल तक को नया मंडल माना गया। ठीक है, पहला मंडल से 10वां मंडल तक को नया मंडल माना गया। दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के आधार पर माना गया। अगर पूछ दिया जाए कि वंश मंडल या प्राचीन मंडल किसे कहा जाता है, तो दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल तक जहां उच्चारण होता हो वह प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहलाता है। अगर हम बात करें कुछ मंडलों की, तो कुछ मंडल ऐसे हैं जो आपको एग्जाम और व्यू से समझना होगा, क्योंकि वहां से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे मंडल पढ़ेंगे जो आपको विस्तार से समझ में आए और इनके जो क्वेश्चन है आपको वो अच्छी तरीके से बन पाए। जैसे कि चौथा मंडल की हम अगर बात करें, तो चौथा मंडल में कृषियों का वर्णन है। चौथा मंडल में कृषियों का वर्णन है। जैसे कि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि और नहरों का उच्चारण किया गया है। शतपथ ब्राह्मण है, उसमें कृषियों का उच्चारण किया गया है। अगर ब्रह्म मंडल की बात करें, तो तीसरा मंडल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। जिस गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने मतलब कि बनाया था, उस गायत्री मंत्र को आप जानते भी होंगे, वो तीसरा मंडल में इसे माना गया है। अगर हम 7वां मंडल की बात करें, तो 7वां मंडल में वरुण को मतलब हवा को माना गया है, जो इसका उच्चारण किया गया है। अगर इसकी उच्चारण के और या वर्णन की बात करें, तो नौमा मंडल को सोम देवता होते हैं, जो सोम रस के नाम से आप जानते होंगे, जो अभी फिलहाल में शराब के भी नाम से जानते हो, उसका उच्चारण भी या वर्णन 9वां मंडल में। 10वां मंडल जो सबसे बाद का, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि 1 से लेकर 10वां मंडल तक जो है वो नया मंडल, तो 10वां मंडल बाद का मंडल हो जाता है। 10वां मंडल मतलब 10 मतलब बाद, सबसे लास्ट नंबर। जो बाद का मंडल है उसमें पुरुष युक्त
चारों वर्णन आगे हम पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है, जिसने हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहों का प्रयोग जो आया था वो भी हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में या आगे के सीरीज में। जो पुरुष युग चारों वर्णन जैसे कि पुरोहित, राजन, वैश्य और क्षुद्र, ये जो वर्णन है वो 10वां मंडल में माना गया, बाद के मंडल में। अगर हम दूसरे वेद की बात करते हैं, स्वरों का वर्णन, 7 स्वरों को, जिसके 7 स्वरों को भारत का जनक भी माना गया, जो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। यजुर्वेद मतलब यज्ञ संबंधित जानकारी जो मिलती है उसे यजुर्वेद कहा गया। जैसे कि यत्र ब्राह्मण में कहा गया है कि राज सूर्य योग का उल्लेख विस्तार है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि राज सूर्य योग का उल्लेख किस ब्राह्मण में विस्तार से बताया गया है या उल्लेख किया गया है, तो यत्र ब्राह्मण में। जैसे कि हम बात करें चौथा मंडल मतलब सबसे बाद का, मतलब अथर्ववेद सबसे बाद का, तो अथर्ववेद मतलब अंतिम वेद। इसमें मंत्र, रोग, जादू, टोना, नारक या विवाह संबंधित का वर्णन है। यह अथर्ववेद में आता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज है वो आपको यही वीडियो में याद हो जाए, ना कि घर पर पढ़ने का। इसका सिर्फ आप नोट बना के रेगुलर रिवाइज करते रहे, अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर डालो तो भी, नहीं डालो तो आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आपको दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पर एजुकेशन विद MK गौतम ग्रुप में ज्वाइन कर ले और वहां पे आप हमें कह सकते हैं कि हमको किस चीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आगे की, तो आपने सुना होगा कि हमने बताया है कि श्रुति साहित्य मतलब कि ब्राह्मण आरण्य उपनिषद के द्वारा जो लंबे समय तक चला गया। तो आरण्यक क्या है? आरण्यक का मतलब होता है कि जो ऋषि जंगलों में उनको रचना की हो उन्हें आरण्यक कहा जाता है। उपनिषद सबसे लास्ट का वेद होता है, सबसे अंतिम वेद उपनिषद को कहा गया, जिसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, जहां हमने देखा उपनिषद जो है 108 है, पुराण 18 है, सूत्र 4 है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, और मनुस्मृति के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। स्मृति की जो, जैसे कि हमने बताया कि मनुस्मृति प्राचीन का रहता है, स्मृति इसमें धर्म सात का उच्चारण किया गया। अगर हम बात करें कुछ बात की, तो वैदिक सभ्यता मतलब ऋग्वेदिक जो वेद है उनकी अध्यक्षता जो होत्रु ने की थी, होत्री जैसे होता भी कहा जाता है। इसके जो मतलब कि जो उपवेद है आयुर्वेद है, उपनिषद कोशितकी ऐत्रेय है, इसमें आरण्यक कोई नहीं है। अगर हम बात करें सामवेद की, तो इसकी जो अध्यक्षता है उद्गाता ने की थी। तो इसका जो उपवेद है बात करें तो गंधर्व वेद कहा गया। गंधर्व का मतलब समझते होंगे कि 7 सुर का जो राजा होता है वो गंधर्व होता है। ठीक है, अगर हम बात करें उपनिषद की जो जैमिनी केन है। अगर हम बात करें आर्णव की, तो आर्णव जैसे बताया था कि ऋषियों ने जंगलों में जाके जिस चीज को रचना की थी वो जो भी है वो आर्णव कहलाती है। जैसे कि हमने बताया कि आर्णव मतलब होता है जैमिनी, अवच्छादों का मतलब होता है कि आर्णव जो है जैमिनी अवच्छादों को सामवेद में आता है। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है अथर्ववेद की जो अध्यक्षता की थी, अथर्व ने अध्यक्षता की थी। उपवेद है धनुर्वेद। इसकी जो उपनिषद है तैत्तरीय और मैत्रेयी, तैत्तरीय और शतपथ जो है आर्णक है इनके। इसको जो है ऐसे याद करेंगे, ठीक है, ऐसे याद करने के बजाय ऐसे भी जिस तरीके से आपको याद हो, हम कहेंगे ऐसे याद करने में आपको बेहतर सुविधा मिले। होत्रु और उद्गाता जैसे कि लाइन में बना दीजिए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ऐसे याद, होत्रु, उद्गाता, अथर्व, ब्रह्मा, आयुर्वेद, अधर्ववेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे करके याद करिएगा तो आपको सुविधा होगी। हम बात करें अथर्ववेद को, तो ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, जिसे मैंने बताया है। तो इसकी जो रचना है वो ब्रह्मा ने की थी। इसका जो उपवेद है अथर्ववेद है। अगर हम बात करें उपनिषद की, मांडुक्य और प्रश्नों और मुंडको उपनिषद जिसे कहते हैं, मुंडको उपनिषद में जिस तरह के आप जानते होंगे कि सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद में आता है। इसके कोई आर्णक नहीं है। तो ऐसा ही जब हम पढ़ेंगे आगे के जो वीडियो बनेंगे उस तरह से हम विस्तार से उसको बताएंगे, क्योंकि इसमें हम बेसिक बातें आपको बताने की कोशिश की है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या होता है। जैसे कि हम बताएं कि तैत्तरीय ब्राह्मण राशि यज्ञ का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है उसमें यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार
और जब सबसे ज्यादा जो देवता जो पावरफुल माना गया है, जिसे पुरंदर कहा जाता है, मतलब पुरंदर का मतलब होता है कि किला तोड़ने वाला, उसे इंद्र को कहा गया है। इंद्र का वर्णन जो 250वां मिलता है और अग्नि का जो वर्णन है वो 200वां मिलता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इंद्र को माना गया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग देवता को अलग अलग जो उल्लेख का महत्व है वो बढ़ाया गया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग देवता को माना गया है, जैसे कि हम उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे। सोम का वो जो वर्णन है वो सर्वाधिक बार ऋग्वेद में किया गया है। सोम का मतलब आप लोग जानते होंगे बेहतर तरीके। सोम का मतलब होता है सोम, रस, शराब, वो जो होता है वो सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी के वीडियो में जो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा अच्छी तरीके से, और आपका इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और आगे के वीडियो में ऐसे ही एनर्जी के साथ पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए। एजुकेशन विद MK गौतम जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें किसी भी परेशानी या किसी भी बुक आपको नहीं मिलता हो तो आप हमें संपर्क करें। सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना का जो मुकाबला बढ़ रहा है, और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ते रहिएगा तो आगे आपका जो सीक्वेंस है वो बनता रहेगा। और कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तीनों सीरीज में जो खत्म होगा तो मैं डाल दूंगा। धन्यवाद।